हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने पूछा और काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं मेरे वीडियोस पे कि सर हमारे पास अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं और फलाना फलाना बिल्डर का है और गुड़गांव की इस लोकेशन पे है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? वो फ्लैट को सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम ये चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास अफोर्डेबल हाउसिंग में फ़्लैट है और वो भी स्पेशली इन गुड़गांव, किसी भी सेक्टर में हो सकता है मतलब, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे होल्ड करना चाहिए या उसे बेच देना चाहिए? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या भविष्य है? तो इस पे हम अब चर्चा स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे। तो आप लोग तो सब जानते ही होंगे कि 2013 में जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई तो उस टाइम हरियाणा में मतलब स्पेशली इन गुड़गांव कि कोई आम बंदे का फ़्लैट लेना बहुत मुश्किल था। कोई आम बंदा गुड़गांव में फ़्लैट लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। तो जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई तो लोगों ने काफ़ी इसी वजह से इस पॉलिसी में इंटरेस्ट दिखाया। अब नए नए बिल्डर भी कूद गए इस मामले में कि उनको भी लगा कि फ़्लैट हाथों हाथ बिक जाएंगे तो चलो फ़ायदा ही है। तो बिल्डर्स भी काफ़ी नए नए बिल्डर्स आए इसमें। हालांकि नामचीन बिल्डर बहुत कम आए, बट काफ़ी नए नए बिल्डर आ गए इसमें। तो जब 2014 से ये फ़्लैट लॉन्च हुए, फिर उसके बाद 2018-19 में जब इस पर पोजीशन मिली, तो लोगों ने तब रियलाइज़ किया कि यार इन फ्लैटों में काफ़ी कमियां हैं। मतलब वो पेपर्स पे तो पहले ही रिटर्न में था सब कुछ कि इनमें आपको कार पार्किंग नहीं मिलेगी, आपको पावर बैकअप नहीं दिया जाएगा, ये सब पेपरों पे तो क्लियर था। बट जब एक्चुअल में जब चीज़ सामने आई तो तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये वाकई में काफ़ी इश्यूज़ हैं ये इस अफोर्डेबल हाउसिंग में। और फिर आप तो जानते हैं कि बिना कार पार्किंग के ये गुड़गांव की जिन लोकेशन पे ये अफोर्डेबल आए हैं वहाँ रहना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल जो फ्लैट आए हैं वो ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो वो है ही नहीं। मतलब या तो मतलब बहुत थोड़ा बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ में मिलता है या तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो और रही बात दूसरी पावर बैकअप की, तो पावर बैकअप के बिना भी गुड़गांव में रहना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव में वर्क करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे पावर कट जो है वो कितना होता है। अब नॉर्मल अगर हम जैसे दिल्ली से कंपेयर करें गुड़गांव को, तो यहाँ पे बहुत ही पावर कट्स होते हैं। और इस अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या हुआ है कि बहुत सारे इन्वेस्टर दिल्ली से भी हैं और एंड यूज़र हैं, इन्वेस्टर हैं। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन खैर दिल्ली में तो कभी फेस करी नहीं, तो वो इतना यहाँ पे आके जब इस तरह से पावर कट झेलते हैं और परेशानी झेलते हैं तो एक्चुअल में उनका जो साहस टूट जाता है। और ऊपर से कुछ मेंटेनेंस को लेके भी इश्यूज़ रहते हैं बिल्डर के यहाँ से कि बिल्डर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर रहा है सोसाइटी में। हालांकि एमिनिटीज़ तो इसमें होती नहीं है, अफोर्डेबल फ्लैट्स में ना के बराबर ही एमिनिटीज़ हैं, बट फिर भी मेंटेनेंस को लेके इश्यूज़ आते हैं। और कुछ जगह पे तो कंस्ट्रक्शन के भी इश्यूज़ आए हैं। अब मैं कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ की अगर बात करूं तो कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ में ज़्यादातर सीपेज की प्रॉब्लम आती है। तो वो तो खैर आपको लग्जरी फ्लैट्स में भी मिल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीपेज की प्रॉब्लम हर जगह है। हाँ, उसे बस ये कि टाइमली उस पर एक्शन लेके उस पर कार्रवाई करके बिल्डर को उसे ठीक कर देना चाहिए, वरना मतलब वो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी और फिर वो उसको ठीक करना ना के बराबर ही हो जाएगा। मतलब वो नामुमकिन हो जाएगा एक तरह से। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अब लोग थोड़ा परेशान हैं कि हाँ यार, ये वाकई में क्या करा जाए, क्या करे जाए। अब ये फ्लैट्स रखे जाएँ, क्या फ़ायदा दे जाएंगे, बिना कार पार्किंग के कौन लेगा, इसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और अब जो एक और 2020 में जो 21 में अमेंडमेंट कर दी गई है कि अब आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो कार पार्किंग प्रोवाइड भी करेंगे। तो उसके लिए मैंने हालांकि कार पार्किंग का एक स्पेशल मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं कि हालांकि उस कार पार्किंग पॉलिसी के अमेंडमेंट के बाद भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, वो कार पार्किंग की अमेंडमेंट आने से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो जो इश्यूज़ हैं बल्कि शायद ज़्यादा बढ़ ही जाएँ उससे। तो अब प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है कि अब हम सोचें कि यार क्या करें, इस फ्लैट को रखें, क्या फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, इसे क्या करें। तो यही काफ़ी लोगों के मन में विचार चलता रहता है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि अब कि यार क्या डिसीज़न लिया जाए। तो अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ और इस पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ को कवर करूँगा कि अब जब 2013 में जब ये पॉलिसी आई, उसके बाद लगातार प्रोजेक्ट आते गए। अब मैं बिल्डर का पॉइंट देखता हूँ, मैं पहले बिल्डर के पॉइंट से लेता हूँ कि बिल्डर का इंटरेस्ट इस पॉलिसी में क्यों घट गया। अब बिल्डर को जो रेट 2013 में गवर्नमेंट ने दिया, वही रेट आज 2021 में भी बिल्डर को मिल रहा है। और बिल्डर के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद डील रही नहीं है ये अफोर्डेबल फ्लैट बनाना। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हम जानते हैं, उससे 2013 से और 2021 में कितना फ़र्क पड़ गया होगा, लेबर कॉस्ट में कितना फ़र्क पड़ गया होगा। तो आप सोचिए कि क्या क्वालिटी बिल्डर दे पाएगा इतने पैसे में। तो इसलिए बहुत सारे बिल्डरों का अब इंटरेस्ट इस चीज़ से हट गया है। और ऊपर से एक नई स्कीम आ गई है, दीनदयाल उपाध्याय, आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो किसी ने, आप सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, मैंने खुद उस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो दीनदयाल उपाध्याय में बिल्डरों के अपने मनमानी से रेट डाल सकते हैं, उसमें कोई रेट लॉकिंग नहीं है। जैसे इसमें रेट पे लॉक होता है गवर्नमेंट का, या मतलब रेट प्री डिसाइडेड होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो बिल्डर अपनी मर्ज़ी से उसमें रेट दे सकते हैं। तो आप बिल्डर क्या हो रहा है कि मोस्टली अपने जितने भी अफोर्डेबल के लाइसेंस हैं उन्हें चेंज करवा रहे हैं दीनदयाल के अंदर। तो अब बात तो वही होगी कि बिल्डर का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि बिल्डर का इंटरेस्ट इसमें क्यों ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो है, आप लोगों से चर्चा जब मैंने की कि हाँ बायर्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, कस्टमर को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस वजह से कस्टमर का भी इंटरेस्ट इस में कम हो गया है, इस अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में। अब तीसरा ब्रोकर्स की बात कर ली जाए। अब ब्रोकर ने भी डी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया इसको, क्योंकि अब आपको शायद पता ही हो कि अब जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, उनके लिए ऑनलाइन ड्रॉ होगा। मतलब अब आपको किसी ब्रोकर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी के झांसों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा ऑनलाइन अप्लाई करना है, जस्ट लाइक ए DDA। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक साइट बना दी है, वो साइट का मैं लिंक, अगर वो वर्किंग में है तो मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो वहीं से ही अब ये सारे जो भी रह गए हैं गिनती के 2 4 5 प्रोजेक्ट रह गए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, ये वहीं की मतलब वहीं पे इनकी एप्लीकेशन आएंगे और वहीं से लोग ऑनलाइन भरेंगे और वहीं पे ड्रॉ का रिज़ल्ट उनको शो हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या हुआ है कि ब्रोकर का काम ही ख़त्म हो गया, तो ब्रोकर का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब ब्रोकर्स ने क्या किया है कि अब नए वो डी प्रमोशंस करने लगे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग ये है वो है। जब वो आई थी तो उसका वो प्रमोशन करते थे क्योंकि उनको उसमें काम मिल रहा था। अब वो लगातार उसको प्रमोट करते जा रहे थे और गंदी से गंदी लोकेशन भी लोगों को चिपका देते थे, और ऐसे बिल्डरों के अभी फ्लैट लोगों को दिला दिए जिन्होंने कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी है। तो उनको तो खैर, ब्रोकर्स का मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्रोकर्स के अगेंस्ट हूँ, उनकी कमाई यही है, बट एक्चुअल में कुछ तो एथिक्स पे काम करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में कल को क्या है कि आपको वो बंदे को कभी फेस आउट कर जाओगे कि जब वो बंदा आएगा सामने जिसको आपने इस तरह की प्रॉपर्टी में फंसा दिया या इस तरह के बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसा दिया, तो कैसे उसको फेस कर सकते हो। एक बंदे ने ज़िंदगी भर की अपनी कमाई पूंजी इन्वेस्ट कर दी आपके सिर्फ कहने पे, आपके प्रमोशंस पे, आपकी बातों पे आके, और अब तो उसका तो पैसा ख़राब हो गया, वो तो मिलने वाला नहीं है उसको कभी भी। अब केस चलता रहेगा बिल्डर के अगेंस्ट में, बिल्डर बैंकक्रप्ट दिखा देगा अपने आप को, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो लंबी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में जाने की अब बात रहेगी जो अब जिनको प्रोजेक्ट मिल गए हैं अब वो भी परेशान हैं। अरे भैया, जो आप देखो कि बिल्डरों ने इस पॉलिसी से हाथ खींच लिए, फिर उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया।
ब्रोकर्स भी पीछे हाथ खींच रहे हैं। तो मतलब ये पॉलिसी का एंड ही है, मतलब ख़त्म ही है इसमें। अब जो भी फ्लैट्स आएंगे तो ना के बराबर। तो जब आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ओन कर रहे हो, जो अगर अपनी पोजीशन मिल चुकी है आपको अफोर्डेबल, तो आप उसे बेचना क्यों चाहते हो? जो मार्केट रेट से इतना सस्ते में मिली है आपको चीज़, आप आज उसको सस्ते में ही बेच दोगे। किसी की बातों में आ गया, अरे यार इसका तो कोई भविष्य नहीं है, इसमें तो पार्किंग नहीं है, फलाना नहीं है, ढिंकाना नहीं है, तो आप बेच दोगे। पर जब कल को वही 2-4 साल बाद उस चीज़ के बारे में सोचोगे, तो वही या तो वही ब्रोकर होगा बीच में, या कोई जिसने ले लिया है डायरेक्ट कोई पार्टी होगी, वही उसको चीज़ को सेल करेगी, तो आप पछताओगे बहुत। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास देखो अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट है, अगर आप उसे होल्ड रखने की क्षमता रखते हो, मतलब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि लोन आप नहीं दे पा रहे या आपकी जॉब चली गई या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो आप उस फ्लैट को होल्ड कर लीजिए। मतलब सुन लीजिए, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, आप उस फ्लैट को बेचिए मत। क्यों? उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आप जब ये दीनदयाल वाले प्लॉटिंग आ रही है, उसमें आप दीनदयाल में रेट्स पता कीजिए कितने हैं, फिर आसपास की सोसाइटीज़ में रेट पता कीजिए कितने हैं, फिर अपने फ्लैट्स को देखिए। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसमें थोड़ा कार पार्किंग है, उसमें क्लब हाउस हो जाएगा, स्विमिंग पूल हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली देखा जाए ना, इन चीज़ों का यूज़ ना के बराबर ही होता है किसी भी सोसाइटी में। अगर आप रह लीजिए तो इन चीज़ों को आप अगर एक तरफ रखते हैं और अपने फ्लैट्स को ये वैल्यू देखते हैं, तो आपके फ्लैट की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। क्योंकि गुड़गांव के जिस एरिया में, चाहे ये सोना रोड पे, चाहे ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, चाहे ये SPR रोड पे, चाहे ये न्यू गुड़गांव के एरिया में, चाहे ये द्वारका एक्सप्रेसवे में, जहाँ पे भी आपके ये फ्लैट्स हैं, ये अप्रिशिएट होंगे ही होंगे। क्योंकि उसके बाद तो कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी लाने के बारे में सोच ही नहीं रही है कि हाँ भाई नेक्स्ट कोई अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाएगी इस टाइप से। और लाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिल्डर काम ही नहीं करेगा इस पर, और गवर्नमेंट इतनी चीप कॉस्ट पे ले आएगी, गवर्नमेंट की भी बस की बात नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ्लैट है ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो जाएगा। मतलब आप जब आसपास की सोसाइटियों में इतना रेट होगा, इतनी चीज़ें होंगी, ठीक है आपके यहाँ पे कार पार्किंग का इशू है, मैं कार पार्किंग के इशू के ऊपर भी आऊँगा, धीरे धीरे आऊँगा, कार पार्किंग का इशू को भी बताता हूँ कि कैसे सोल्यूशन निकलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो मतलब इस चीज़ को आप एक तरफ साइड में रख दो एक पल को। बट जब कार पार्किंग या क्लब हाउस के लिए कोई, मतलब मैं अगर इनडायरेक्टली बोलूँ कि एक सोसाइटी है जी, उसमें कार पार्किंग मिल रही है आपको उसमें 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, मतलब कार पार्किंग मिल रही है, क्लब हाउस मिल रहा है, तो आप भी सोचोगे यार 40 लाख रुपए दे के, मतलब सिर्फ ये 2 चीज़ों के लिए 40 लाख रुपए दे दूँ, इतनी तो एक्चुअल में इससे तो सस्ता फ्लैट ही है मेरा अफोर्डेबल हाउसिंग में। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाएंगी आने वाले समय में। और ना बढ़े तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो दोबारा कि आपने गलत सलाह दी थी, आपने गलत कहा था। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे को जो जानने वाले उनके पास मेरा नंबर ही है, एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं, और कोई ना भी कर पाए तो। मैं एक्चुअल में नंबर शेयर करना नहीं चाहता, मैं अपने यहाँ कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं किसी को ज्ञान सिर्फ मेरा देने का मतलब ये है कि हाँ लोगों का मतलब एक हद पे फ़ायदा हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मैं खुद नौकरी पेशा बंदा हूँ। मैं सिर्फ ये है कि मुझे नॉलेज हुई है इस मार्केट के बारे में, काफ़ी काम किया मैंने इवन दो ब्रोकर्स के बीच में भी रहा हूँ मैं, तो मेरे को सारी नॉलेज हो गई है कि किस तरह से लोग काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपका नुकसान ना हो फ्यूचर में। तो अल्टीमेटली आप भी, मैं उसी बात पे आ जाता हूँ कि अल्टीमेटली आप सोचोगे ना कि यार 40 लाख रुपए क्यों दूँ मैं, हर कोई सोचेगा इससे तो सस्ता मेरा फ्लैट है। अब रहेगी जो मेजर इशू, जो हम पावर बैकअप का भी देखो इंतज़ाम कर लेता है आजकल के टाइम में, हर कोई घर पे अपना इन्वर्टर वगैरह लगा लेता है। ठीक है, इन्वर्टर पे एसी नहीं चलता, या वो मान लिया कूलर नहीं चल पाते आजकल, तो वैसे क्या हैवी मोटर्स, हैवी बैटरी वाले भी आ जाते हैं जो कूलर वगैरह तो खींच ही लेते हैं आपका, तो वो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपके सोसाइटी के लोग मान जाएं तो एक मिलजुल के 1-2
डीजी जो भी जिस तरह से भी अरेंजमेंट हो सके तो वो मिल के कर सकते हैं आप लोग। वो आपकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। आपकी RW इन फ्यूचर जो बनेगी वो डिसाइड कर सकती है, या फिर बिल्डर के साथ आप बात करके सहयोग से बिल्डर के और कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करके कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर काम। और बाकी रही कार पार्किंग का भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई हमें आसपास कोई जगह मिल जाए खाली, जितनी गाड़ियाँ अंदर पार्क होती हैं वो अंदर हो जाएं या कुछ वहाँ हो जाएं, तो कुछ उसका कॉस्ट डिवाइड करके मेंटेनेंस में ही डाल दिया जाए। मतलब जो भी वहाँ पे पार्किंग चार्जेस हैं उसमें मेंटेनेंस में ही कुछ 100-200 रुपये उसको बढ़ा के कर दिया जाए। क्योंकि अगर अंदर लोग फ्री में पार्किंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बाहर पार्किंग कर रहा है वो पैसे क्यों पे करेगा, क्योंकि उसने भी उतने का फ्लैट लिया है और आपने भी उतने। तो उस सारे मतलब जो खर्चा पार्किंग का आ रहा है तो उसको एटलीस्ट आप उसमें डाल सकते हैं, मेंटेनेंस हेड में डाल सकते हैं। और वैसे तो मैं कहूँ कि पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम मतलब कुछ समय तक तो आएगी भी नहीं इन सोसाइटीज़ में, क्योंकि एकदम क्या है कि अभी आप लोग भी जानते हैं कि कोविड का पीरियड चल रहा है। और कोविड पीरियड के दौरान मतलब मैं कहूँ कि लोग इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं करेंगे, इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर रहे लोग, अपने घरों में बैठे हुए हैं। किसी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, किसी का तो वो क्या है कि लोग इतने जल्दी मूवमेंट नहीं होगा सोसाइटीज़ में। धीरे धीरे जो नॉर्मली हैंड ओवर लेते लेते भी लोगों को साल भर लग जाएगा, फिर शिफ्ट होते होते साल भर लग जाएगा, तो 2-3 साल तो वैसे ही निकल जाएंगे। और कोई भी सोसाइटी 100% ऑक्यूपाइड नहीं होती। मान लीजिए अगर आप 400 अगर आप मान लीजिए 5 एकड़ में 800 फ्लैट होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, यही एक रेशो लेके चलते हैं हम लोग नॉर्मली। अब कुछ 700 भी बनाने लग गए, अब तो कम ही हो गए हैं फ्लैट्स, हाई राइज ज़्यादा कर दी हैं बिल्डिंग, बट नॉर्मली ये होता है कि 5 एकड़ में 800 फ्लैट होते हैं। अब वो 800 फ्लैट में से अगर हम आज के हिसाब से लगा के चलें, मान लीजिए 800 में से अगर ऑक्यूपेंसी हम बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी लेके चलते हैं एक सोसाइटी में से, तो 600-650 से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं होती। और अब 600-650 में से भी गाड़ियों की अगर हम बात की जाए तो मेरे हिसाब से 401 गाड़ियाँ की होंगी। 400 लोगों के पास गाड़ी होगी, एक की एवरेज मान ली जाए कि एक फैमिली के पास एक कार है तो 400 गाड़ियाँ जो है मेरे हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में 401 गाड़ियों की पार्किंग अंदर ही है। 400 गाड़ियाँ अंदर ही पार्क हो जाएंगी। अब ये है कि बिल्डर इसके लिए शुरू में ही आपको परमिशन नहीं देते कई बारी, क्योंकि क्या है कि बिल्डर को पॉलिसी के तहत तो पार्किंग देनी नहीं है। या तो बिल्डर उसे पेड करेगा या फिर हो सकता है वो आपको पार्किंग दे, बट वो उसके लिए आपसे कोई अंडरटेकिंग ले, क्योंकि कल को कुछ भी उस कार पार्किंग की वजह से कोई भी इंसिडेंट होता है तो बिल्डर को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है ना उस चीज़ की, क्योंकि एज पर पॉलिसी तो कार पार्किंग नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कार पार्किंग को लेके इतनी टेंशन ना लीजिए। ये कार पार्किंग का भी कोई ना कोई देखिए सॉल्यूशन निकलेगा। DDA में भी आप जानते हैं, दिल्ली में DDA फ्लैट्स हैं, उसमें भी कार पार्किंग नहीं होती, बट हो ही जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। कभी कभार ठीक है किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो चीज़ अवॉइड करें। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, जितना आप कॉर्पोरेट करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं सोसाइटी में तो रहिए, वो तो अच्छी बात ही है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मैं अपने मतलब वीडियो में आपको बताना चाहता था कि मतलब जो अगर आप बहुत जल्दी ना दिखाएं, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग में आपका फ्लैट है तो कि नहीं यार इसमें ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स है आपके पास। मैं ये कहता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फ्लैट इस टाइम, क्योंकि ये पॉलिसी एंड हो रही है इस टाइम में, तो इस टाइम तो आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे आने वाले टाइम में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लोग इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं इन फ्यूचर। तो आपके पास तो एक वो चीज़ है जो मतलब आने वाले टाइम में जिसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप इसे बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। और अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को तो आप होल्ड कीजिए प्लीज़, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं आएगा और आएगा ही नहीं। मैं तो मैं यही भी कह देता हूँ कि इस पॉलिसी का रिप्लेसमेंट नहीं आने वाला है। तो बस अब ज़्यादा देखिए बातें नहीं करता, काफ़ी वीडियो भी लंबा हो गया है। आप लोग भी कहेंगे कि बार बार एक ही बात कह रहा है वीडियो में। तो
बस एट दी एंड आप मेरा जो मैसेज होगा, हो सकता है आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप इस पे विचार ज़रूर करेंगे। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ये कोई अच्छे और नए टॉपिक के साथ। और तब तक मेरे वैसे रेगुलर वीडियोस तो आते रहेंगे, बट हाँ, मैं प्रैक्टिकली हर एक वीडियो में आना मेरा पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने वीडियो डालता रहूँ। बट से रेगुलर नॉर्मल वीडियोस जो होते हैं, जो जनरली मैं डालता हूँ अपने चैनल पे, वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।